जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग साइंस का प्रैक्टिस सेट 12 कंप्लीट करने वाले हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं पहले सवाल की ओर। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा इमल्सन का एक उदाहरण। तो इमल्सन इमल्सन क्या होता है? इमल्सन जो दो द्रव है जो आपस में मिलता नहीं है उसे क्या बोलते हैं? इमल्सन बोलते हैं। तो इसका एग्जाम्पल में क्या है? तो दूध इमल्सन का एक उदाहरण है। यहाँ जो दूध है वो दूध में देखिएगा, पानी में वसा के कण का एक एकत्रित इमल्सन बनता है। और यहाँ पे अगर देखें बादल और धुआं, ये बादल और जो धुआं है ये दोनों क्या है? एरोसोल। एरोसोल का एग्जाम्पल है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, किस परिस्थितिकी तंत्र में जीवभार पिरामिड उल्टा बनता है? तो किसमें उल्टा बनता है? तो उल्टा तालाब में बनता है। जो उल्टा पिरामिड क्या होता है? तो उल्टा पिरामिड तालाब में, देखिए क्या होता है, तालाब में अगर देखें तो उत्पादक का जो भार होता है वो मछलियों के भार से अधिक होता है, जिसके कारण तालाब में उल्टा पिरामिड बनता है। सीधा पिरामिड की बात करें तो घास के मैदान और वनों में जो जैव भार है, जैव भार का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए जैव भार क्या होता है? तो जैव भार का अर्थ होता है किसी क्षेत्र में मौजूद जीवित पदार्थ की जो कुल द्रव्यमान है उसे बायोमास जैव भार कहते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, वायवीय शोषण की प्रक्रिया में अंतिम उत्पाद क्या है? वायवीय शोषण क्या है? तो जो वायु की उपस्थिति में शोषण होता है उसे वायवीय शोषण कहते हैं। वायवीय शोषण का जो अंतिम उत्पाद है वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल है ना? तो यहाँ पे देखते हैं, ये लैक्टिक अम्ल की बात करें तो लैक्टिक अम्ल मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी के दौरान बनती है, और लैक्टिक अम्ल के कारण से ही हमें थकावट महसूस होती है। अब यहाँ पे देखिए जो हमारे शरीर में जो ऊर्जा कौन बनाती है? तो हमारे शरीर में जो ऊर्जा है वो माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाती है, और ये जो ऊर्जा है वो एटीपी के फॉर्म में बनता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, गर्म लोहे पर भाप प्रवाहित करने वाले संतुलित समीकरण में बाईं और जल के अणुओं की संख्या कितनी होती है? तो गर्म लोहे पर जब भाप प्रवाहित करते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है 3Fe+4H2O, और ये अभिक्रिया होने के बाद जो उत्पाद है वो Fe3O4+4H2। तो यहाँ पे पूछा है कि बाईं ओर मतलब इधर जो जल का जो अणु है वो जल का अणु कितना है? तो बाईं ओर देखें तो 4 इसका जल का अणु है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो अभिक्रिया होता है ये एक प्रकार का विस्थापन अभिक्रिया है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, प्रजनन के संबंध में कौन सा कथन सही है? चार ऑप्शन दिया है प्रजनन के संबंध में, तो कौन सा कथन सही है? पौधे लैंगिक जनन करते हैं, तो पौधे लैंगिक अलैंगिक दोनों जनन करते हैं, गलत हो जाएगा। तो बंडिंग में युग्मक मिलता है, नहीं। पशु केवल लैंगिक जनन करते हैं, नहीं, लैंगिक अलैंगिक दोनों करते हैं। कुछ जानवर में एक ही जीव में नर और मादा दोनों अंग होते हैं, तो हाँ, ये ऑप्शन डी राइट है। तो ऐसा कौन सा जानवर है जिसमें नर और मादा दोनों जनन अंग होता है? तो यहाँ पे देखें केंचुआ। केंचुआ जो होता है, केंचुआ में नर और मादा दोनों जनन अंग एक ही में होता है। अलैंगिक जनन की बात करें तो अलैंगिक जनन पौधे में बीज के बिना भी जनन होता है, तो उसे सिर्फ लैंगिक नहीं, अलैंगिक जनन भी पौधे में होता है। बंडिंग मुकुलन की बात करें तो जो अलैंगिक जनन में इसका युग्मक का मिलना नहीं होता, बंडिंग जिसे हम लोग मुकुलन बोलते हैं। और ये जो मुकुलन के द्वारा कौन जनन करता है? तो हाइड्रा। हाइड्रा का जो जनन होता है वो मुकुलन के द्वारा होता है। क्लोन की बात करें, एक क्लोन जनन है जो क्या होता है, अलैंगिक जनन के उत्पाद संतान जो है वो वांशिक रूप से जनन के समान होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर।
अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सहजीवित का एक उदाहरण है? सहजीवित किसको बोलते हैं? तो सहजीवित जिसमें दो अलग अलग प्रजाति एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं उसे हम लोग सहजीवित बोलते हैं। तो यहाँ पे जो लाइकेन है ये सहजीवित का एक एग्जाम्पल है। लाइकेन है यह शैवाल और कवक के बीच का सहजीवी संबंध बनाता है। और यहाँ पे देखें तो ये प्रदूषक सूचक जो होता है सूचक के रूप में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। ये हवा में जो है वो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड अधिक होने पर अगर हवा में सल्फर डाइऑक्साइड अधिक है तो ये क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाता है। और इसी का जो लाइकेन है वो हम लोग लिटमस पेपर बनाने में इसका यूज़ करते हैं, जिसमें हम लोग अम्ल और क्षारीय का पता लगाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही जवाब। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, मोमबत्ती का ज्वाला के संबंध में कौन सा कथन सही है? अब देखिए मोमबत्ती जब जलता है उसमें से 4 कथन दिया है। तो पहले देख लेते हैं, जब भी मोमबत्ती, ये मोमबत्ती है जल रहा है, इसको 3 भाग होता है। मोमबत्ती जब जलता है ना तो ये काइंडली देखिएगा तो 3 भाग में विभक्त होता है, ये इस तरह से। जो सबसे बाहर वाला भाग रहता है ये, जो सबसे बाहर भाग रहता है ये कौन सा कलर का रहता है? तो नीला कलर का रहता है। नीला कलर, और इसकी विशेषता क्या है? तो ये सबसे गर्म होता है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन पर्याप्त होते हैं। और जो सबसे भीतर का रहता है, ये जो अंदर वाला रहता है, ये कैसा दिखता है? तो काला रहता है ना। सबसे भीतर का जो भाग है वो काला रहता है। काला क्यों होता है? तो ये इसमें ऑक्सीजन मिल नहीं पाता है जिसके कारण ये अच्छा से जल नहीं पाता है। और ये जो बीच वाला भाग है, बीच वाला जो भाग है ये पीला कलर, मोमबत्ती आप जब भी जलाइएगा तो देखिएगा ज़्यादा आपको पीला कलर, बीच का भाग ज़्यादा दिखाई देता है। पीला कलर में क्या होता है कि ये पीला कलर का जो मेन काम है ये होता है प्रकाश देने का काम होता है। ये आपूर्ण दहन होती है। मोमबत्ती जो जलता है, ये तीनों याद रखिएगा, सबसे अंदर का ब्लैक, और जो बीच का है वो पीला, और सबसे जो ऊपर का है, बाहर का है, वो नीला। सबसे ज़्यादा गर्म कौन है? तो सबसे बाहर वाला, क्योंकि ये पूर्ण दहन होता है वायु के संपर्क में। बीच वाला जो है पीला वाला, इसका काम क्या है? तो लाइट देना। और जो धुआं निकलता है मोमबत्ती से वो सबसे अंदर वाला है जो सही से जल नहीं पाता है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन इसको सही से मिल नहीं पाता है। यहाँ पे पूछा है कौन सा कथन सही है, तो अब पढ़ते हैं यहाँ पे। भीतर क्षेत्र मध्य मार्ग है, मध्यम गर्म है। तो भीतर वाला जो क्षेत्र मध्यम गर्म नहीं है, मध्यम गर्म बीच वाला होता है। बाहरी क्षेत्र चमकदार है, बाहर वाला क्षेत्र चमकदार नहीं है, बीच वाला क्षेत्र चमकदार होता है। मध्य क्षेत्र काला है नहीं, लास्ट का जो क्षेत्र है वो काला है। तो बाहरी क्षेत्र पूर्ण दहन और सबसे गर्म है, तो ये डी सही हो जाएगा। जो बाहर का क्षेत्र है वो पूर्ण तरह से दहन होता है और सबसे गर्म भाग है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, मेंडल के सफल होने का एक मुख्य कारण क्या है? तो मेंडल ने आनुवांशिक का जनक के रूप में ग्रेगरी जॉन मेंडल को जाना जाता है। तो मेंडल को यहाँ पे देखें, इसने जो जो होता है ना कि नंबर, मेंडल जो है वो संख्याकी क्या है, संख्यात्मक गणना रखी थी। सबसे पहले जो जो संख्यात्मक गणना कौन रखा था? तो ये मेंडल साहब ने रखे थे। तो मेंडल साहब को ग्रेगरी जोन मेंडल अनुवांशिक का जनक कहते हैं, और अपने ये जो प्रयोग है, प्रयोग में मटर का जो पौधा होता है उसके जो बीज होते हैं उसका यूज किया था। अब संख्यात्मक गणना क्या होती है? जो गणित की जो संख्या होती है 2 4 6, ये जो संख्या होती है ना, ये संख्या को सबसे पहले ग्रेगरी जोन मेंडल ने ही अपने प्रयोग में डाला था, इसीलिए इसे संख्यात्मक गणना रखी थी। और देखिए इन्होंने जो मेंडल साहब हैं, इन्होंने जो 3 नियम बताए थे, ये 3 नियम अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप इसे याद रखिएगा। सबसे पहला जो नियम था वो क्या था? वो था प्रभाविता, प्रभाविता का नियम दिया था। और जो दूसरा नियम था वो पृथक्करण, पृथक्करण का नियम। और जो तीसरा नियम है वो अपव्यूहन का। ये 3 नियम किसने दिए थे? तो ग्रेगरी जॉन मेंडल ने दिए थे। तो ये तीनों आप याद रखिएगा, अपव्यूहन, पृथक्करण और प्रभाविता। तो इसका आंसर बी है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, अयस्क से निकाली गई मिट्टी, रेत आदि अशुद्धियां को क्या कहते हैं? तो जो अयस्क है उससे निकाली गई जो मिट्टी का जो अशुद्धि है उसे हम लोग
गेंग के नाम से जाना जाता है। गेंग जो होता है वो खनिज में मिली अशुद्धियां हैं, और जो अशुद्धियां को हटाने के लिए इसमें क्या करते हैं हम लोग, एक पदार्थ मिलाते हैं जिसे हम लोग फ्लक्स कहते हैं। जितना भी जो अयस्क निकलता है और उसमें जो रेत वगैरह, जो मिट्टी वगैरह जो रहता है, उसे हम लोग गेंग कहते हैं, और इसे हटाने के लिए क्या मिलाते हैं उसमें, तो फ्लक्स मिलाते हैं। ये वो पदार्थ है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा तरंगधर्य का एक प्रतीक है। तो तरंगधर्य की बात करें तो ये जो लैम्डा, लैम्डा को तरंगधर्य का प्रतीक, ये उल्टा वाई की तरह रहता है ऐसे, ये लैम्डा क्या है, ये तरंगधर्य का प्रतीक है। तरंगधर्य क्या होता है, एक जो श्रृंग और गर्त के जो बीच की दूरी होती है, श्रृंग और गर्त की जो बीच की दूरी होती है, इसे ही हम लोग तरंगधर्य कहते हैं। तरंगधर्य का जो मात्रक होता है वो हर्ट्ज होता है। अब यहाँ पे देखिए, हर्ट्ज से हम लोग क्या नापते हैं, तरंगधर्य नापते हैं। अगर बात करें तो सबसे ज्यादा तरंगधर्य, सबसे ज्यादा जो तरंगधर्य है वो लाल का होता है। क्या चीज का होता है, लाल का। और सबसे कम तरंगधर्य किसका होता है, तो बैंगनी, बैंगनी कलर का तरंगधर्य सबसे कम होता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, 2024 का जो नोबेल पुरस्कार है चिकित्सा के क्षेत्र में माइक्रो आरएनए का खोज के लिए किसे जाना जाता है। तो माइक्रो आरएनए के खोज के लिए ये जो विक्टर एम्ब्रोस और गौरी रूपकोन को जाना जाता है। ये जो माइक्रो आरएनए है, इसका जो यूज है वो किया जाता है किसमें, तो जीन, जीन होता है, जीन के इस्तेमाल में किया जाता है ना। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अवतल दर्पण में यदि यू होता है वस्तु की दूरी, 20 सेंटीमीटर है, और भी क्या है, भी है प्रतिबिंब की दूरी, जो वो भी क्या दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर। तो इसका वक्रता त्रिज्या ज्ञात करें। अब यहाँ देखिए, अवतल दर्पण में दो चीज पूछा जाता है, एक फिगर से रिलेटेड पूछा जाता है और एक ये फॉर्मूला बेस पे। तो अवतल दर्पण ये इस तरह से आप देखिएगा, तो अवतल दर्पण अंदर की ओर ऐसे धंसा हुआ रहता है। अवतल दर्पण में यहाँ पे सबसे पहले हम लोग आज देखते हैं कि कहाँ पे फिगर, अगर कोई वस्तु को रखने से कहाँ पे फिगर बनता है। तो ये जो बीच का जो पार्ट है इसे हम लोग पोल बोलते हैं, और ये मेरा फोकस कहलाता है, और यहाँ पे मेरा वक्रता केंद्र कहलाता है, और यहाँ जो लास्ट का है पार्ट इसे हम लोग अनंत बोलते हैं। और ये जो वक्रता केंद्र से पोल तक की जो दूरी होती है, इसी हम लोग क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, जिसे हम लोग आर से डिनोट करते हैं। या जो यहाँ से फोकस का जो दूरी जितना होता है आगे, उतना ही ये पीछे भी होता है वक्रता केंद्र तक का। तो अब अगर यहाँ पे देखें तस्वीर है, प्रतिबिंब बनता कहाँ पे है, अगर कोई भी वस्तु को अगर हम अनंत पे रखते हैं, कहाँ पे, अनंत पे, या तो अनंत पे रख सकते हैं, सी पे रख सकते हैं, और फोकस पे रखते हैं, ये तीन जगह हो गया। और अनंत और वक्रता त्रिज्या का जो ये बीच का जो दूरी है सी, ये हम लोग बोलते हैं सी से परे, क्या बोलते हैं, सी से परे। इसे आप ध्यान से समझिए, आपको कभी भी फिगर में दिक्कत नहीं होगा। या फिर आपसे बोला जाए फोकस के परे, मतलब परे मतलब क्या, पहले, ठीक है। और या तो एक ऐसा कंडीशन आ सकता है कि हम लोग एक फिगर पोल और फोकस के बीच में एक बार वस्तु को रख सकते हैं, ठीक है। अगर हम वस्तु को अनंत पे रखते हैं तो वो जो प्रतिबिंब है वो फोकस पे बनेगा। कहाँ पे बनेगा, फोकस पे बनेगा। अगर अनंत और वक्रता त्रिज्या के बीच में रखते हैं तो कहाँ पे बनेगा, फोकस के परे। वक्रता त्रिज्या पे रखेंगे तो प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, वक्रता त्रिज्या पे। फोकस के परे रखेंगे तो कहाँ पे बनेगा, वक्रता केंद्र के परे। फोकस में रखेंगे तो कहाँ बनेगा, अनंत। समझ में आ गया। अगर यही पोल और फोकस के बीच में अगर वस्तु को रखेंगे तो फोकस कहाँ पे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। अब यहाँ पे जो पहले जो दो प्रतिबिंब बनेगा, ये क्या होगा, छोटा होगा। और ये जो वक्रता केंद्र पे बनेगा, ये वस्तु के बराबर होगा। और ये जो बाद में जो दो बनेगा, ये बड़ा होगा, ठीक है।
अब यहाँ से पूछा जाता है कि अवतल दर्पण पे रखा प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो ये क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा। वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। वास्तविक और उल्टा बनेगा, ठीक है। वस्तु से छोटा भी बनता है, बराबर भी बनता है और बड़ा भी बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग, अगर ये चीज अगर आप याद रखते हैं तो आपसे आपको 1 नंबर इससे मिलने वाला है। अब जो पूछा गया क्वेश्चंस को इसको सॉल्व करते हैं। तो पूछा गया है वक्रता त्रिज्या, तो दर्पण का जो सूत्र होता है वो होता है 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f, जहाँ पे आपको u का वैल्यू कितना दिया हुआ है, -20। वस्तु को अगर ये साइड रखेंगे, ये साइड वस्तु रखा है या प्रतिबिंब बने या फिर फोकस, इधर जितना भी होगा सब प्लस होगा, और प्रतिबिंब सॉरी माइनस होगा, और प्रतिबिंब के पीछे सारा प्लस होगा, ठीक है। तो u माइनस से मतलब समझ में क्या आ रहा है कि जो वस्तु है वो प्रतिबिंब के सामने में है, और जो उसका प्रतिबिंब भी बन रहा है वो भी इधर ही बन रहा है, ये माइनस डिनोट करता है, ठीक है। तो बस इसको डाटा को बिठाना है, फोकस निकालेंगे, क्योंकि जो वक्रता त्रिज्या होता है वो 2f होता है। फोकस अगर निकल जाएगा तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वक्रता त्रिज्या निकल जाएगा। अब यहाँ पे u की जगह में क्या है, 1/-20, और भी क्या है, -20। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 20 माइनस माइनस +2, मतलब 1/10। ये भी क्या चीज में आ गया, माइनस में आ गया, मतलब जो फोकस यहीं पे है। अब क्या करेंगे, हमसे पूछा वक्रता त्रिज्या r, तो इसको 2 से कर देंगे गुना, हो जाएगा -20। ऑप्शन डी। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, द्विफोकस लेंस का उपयोग, जिसे हम लोग बायोफोकल लेंस बोलते हैं, इस दोष को दूर सुधार के लिए किया जाता है। तो द्विफोकस जो बायोफोकल लेंस है, इसका जो यूज है वो जरा दृष्टि दोष में किया जाता है। जो जरा दृष्टि दोष है, ये वृद्ध अवस्था में, जब वृद्ध अवस्था पास आती है तो ये जरा दृष्टि दोष कॉमन हो जाता है। जरा दृष्टि दोष में क्या होता है कि नजदीक और दूर दोनों की चीजें दिखाई नहीं देने लगती है। तो जरा दृष्टि दोष अगर आप देखिएगा, अवतल इस तरह से जो दर्पण रहता है, इसमें दोनों मिरर लगा हुआ रहता है, दोनों लेंस लगा हुआ रहता है, उत्तल भी और अवतल भी। जो ऊपर का जो लेंस रहता है ये रहता है अवतल, और नीचे का जो लेंस रहता है उसको बोलते हैं उत्तल, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है ना कि आंख में दो तरह से बीमारी होता है, एक होता है निकट दृष्टि दोष, एक निकट दृष्टि दोष होता है, और एक दूर दृष्टि दोष होता है। निकट में क्या होता है, निकट की वस्तुएं दिखाई देगी लेकिन दूर के वस्तुएं नहीं दिखाई देगी, और दूर में क्या होती है, दूर के वस्तुएं दिखाई देगी लेकिन निकट के वस्तुएं नहीं दिखाई देगी। जो होता है वो चीज उल्टा इसमें है। निकट दृष्टि दोष को हम लोग इंग्लिश में मायोपिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मायोपिया। और वही दूर दृष्टि दोष है, इसको हम लोग हाइपर हाइपर माइट्रोपिया बोलते हैं। तो निकट की वस्तुएं को देखने के लिए निकट दृष्टि दोष होता है तो हम लोग इसमें अवतल दर्पण का यूज करते हैं, ये अवतल दर्पण है। और जब दूर दृष्टि दोष होता है तो उसमें उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा, ये जरा दृष्टि दोष है, और ये क्या कहलाता है, द्विफोकल लेंस, बाइफोकल लेंस। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, ऊंचाई दिया हुआ है, द्रव्यमान दिया हुआ है, तो स्थिति वस्तु की कितनी होगी, ऊर्जा होगी, है ना, ऊर्जा पूछा गया है ना। तो इसमें देखिए क्या होता है ना, ऊर्जा का दो सूत्र होता है। एनर्जी का जो होता है वो दो तरह का एनर्जी होता है, या तो काइनेटिक एनर्जी होगा या तो पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा या फिर गतिज ऊर्जा। तो यहाँ पे देखते हैं पहले कि इसमें कौन सा ऊर्जा लगेगा। सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है ऊंचाई, हाइट। हाइट किस में होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्थितिज ऊर्जा में होता है। 20 मीटर दिया हुआ है, और जो मास है वो कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। जी का मान कितना है, 10 है। तो पोटेंशियल जो स्थितिज ऊर्जा होता है, पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है, mgh। एम का वैल्यू कितना है, तो 10 है। जी का वैल्यू कितना है, 10 है, और एच का वैल्यू कितना है, 10। तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2000 जूल। ऊर्जा को क्या चीज मेजरमेंट किया जाता है, जूल में किया जाता है। तो एक भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि इसमें किलो जूल है। तो जूल को किलो में बदलने के लिए 1000 से सिंपली डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2 किलो
जूल, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। बहुत ही आसान सवाल था ये न्यूमेरिकल का। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, उदासीनीकरण अभिक्रिया में बनने वाले नया पदार्थ क्या कहलाता है? तो देखिए, उदासीनीकरण जो अभिक्रिया होता है वो कैसा होता है? अम्ल। अम्ल के साथ अगर क्षार को अभिक्रिया करते हैं तो इसमें दो चीज बनता है। पहला जो बनता है वो है लवण, और इसके साथ उत्पाद में जो बनता है लवण के साथ जल बनता है ना। तो पूछा है, और ये जो अभिक्रिया है अम्ल क्षारी के साथ जो अभिक्रिया कहलाता है, ये अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। तो बनने वाला जो नया पदार्थ है वो क्या बनता है? लवण बनता है। तो ये पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, जब नाविक नाव से कूदता है तो नाव पीछे हटती है। अब देखिए, जब नाविक नाव से कूदता है तो नाव पीछे हट जाता है। ये क्या कारण है भाई साहब? तो ये न्यूटन साहब है, उसका जो तृतीय थर्ड लॉ है उसका ये प्रभाव है। तृतीय नियम क्या होता है कि क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जैसे रॉकेट का उड़ना, ये क्या है? न्यूटन की गति का तीसरा नियम है। बंदूक से गोली चलाने के बाद जो व्यक्ति पीछे की ओर झुकता है, तैरने के बाद जो शरीर आगे बढ़ता है, ये सब न्यूटन की गति का तीसरा नियम है। प्रथम नियम की बात करें तो ये जो जड़त्व का नियम है, ये प्रथम नियम कहलाता है। न्यूटन का जो प्रथम नियम, जड़त्व का नियम बोलिए या फिर गैलीलियो का नियम बोलिए। प्रथम नियम का एग्जाम्पल की बात करें तो बस जब स्टार्ट होती है तो हमारा शरीर पीछे की ओर होता है, अचानक से बस रुकती है तो हमारे शरीर आगे की ओर झुकता है। गद्दे में अगर डंडा से वार करेंगे तो उसमें धूल कण का गिरना, ये सब न्यूटन का गति का प्रथम नियम है। द्वितीय नियम की बात करें तो ये बल की परिभाषा को बताता है कि जब कोई खिलाड़ी, एग्जाम्पल की बात करें, जब कोई खिलाड़ी कैच लेता है तो अपने हाथ को पीछे की ओर करता है। क्यों करता है? उसकी गति को कम करने के लिए। और ये किसका एग्जाम्पल है? न्यूटन की गति का दूसरा एग्जाम्पल है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, प्रथम महिला प्राथमिक महिला यौन अंग कौन सा है जो डिम्ब और हार्मोन पैदा करती? तो जो महिला का जो यौन अंग कौन सा है जो डिम्ब और हार्मोन पैदा करती है? तो ये हो जाएगा आपका अंडाशय। अंडाशय जो पार्ट होता है, यहाँ से हार्मोन और क्या है, डिम्ब निर्माण होता है। और जो बात करें गर्भाशय की, तो गर्भाशय में यहाँ पे गर्भ क्या होता है? विकसित होता है। गर्भ विकसित होने के बाद ये क्या होता है ना, अगर फ्लोपियन ट्यूब सुने होंगे, यहाँ पे फ्लोपियन ट्यूब में क्या होता है? तो निषेचन होता है। निषेचन की क्रिया कहाँ पे संपन्न होती है? तो वो फ्लोपियन ट्यूब में। पुरुष की अगर जनन अंग की बात करें तो वृषण जो है, जिसे हम लोग टेस्टिस बोलते हैं, वो पुरुष की जनन अंग है। और जहाँ से अंडाशय निकलता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो ओव्यूलेशंस। अंडाशय जो फीमेल में जो अंडाशय निकलता है, अंडाशय निकलने का जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, वो क्या कहलाता है? तो ओव्यूलेशन कहलाता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि 5 एम्पियर धारा 5 मिनट तक प्रवाहित हो तो विद्युत आवेश की मात्रा क्या होगी? तो आवेश की बात करें तो आवेश होता है धारा इंटू समय। यहाँ पे आवेश दिया हुआ है 0.5, मतलब 1/2, और टाइम कितना दिया है? 5। टाइम हमेशा क्या चीज़ में होगा? सेकेंड में होगा। तो मिनट को सेकेंड में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 तिया 5 तिया 15, 150। ये 150 क्या है? तो चार्ज को हमेशा क्या चीज़ में मेजरमेंट करते हैं? कूलम में मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, ये जो कूलम है वो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है। अगर एम्पियर की बात करें तो एम्पियर जो है वो धारा का मात्रक है। धारा का जो मापने वाला यंत्र है उसे एम्पियर कहते हैं। और जो एम्पियर है, धारा को हमेशा किस में रखते हैं? श्रेणी क्रम में। किस में? श्रेणी क्रम में मेजरमेंट करते हैं हम लोग एम्पियर से। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, रासायनिक रूप से समान लेकिन भौतिकी गुणों से भिन्न भिन्न यौगिकों को क्या कहते हैं? रासायनिक रूप से समान है लेकिन भौतिकी रूप से अलग अलग है, उसे हम लोग अपर रूप कहते हैं। अपर रूप क्या होता है भाई? तो एक ही तत्व के भिन्न भिन्न, एक ही तत्व है लेकिन उसका जो भौतिकी गुण है वो भिन्न है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो हीरा, हीरा हो गया, ग्रेफाइट, ये कार्बन का अपर रूप है, लेकिन की बात करें
इसकी भौतिकी रूप अलग अलग होती है। समवैवी की बात करें तो समवैवी जिनका आणविक सूत्र समान पर उसकी संरचना भिन्न भिन्न होती है उसे समवैवी कहते हैं। समस्थानिक की बात करें तो समस्थानिक में जो होता है वो परमाणु क्रमांक समान होता है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है, इसे हम लोग समस्थानिक कहते हैं। पॉलीमर की बात करें तो जो पॉलीमर है ये छोटी इकाई से बनी एक लंबी श्रृंखला होती है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, किस स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र दंड चुंबक के समान पाया जाता है ना? तो कौन सा स्थिति है जिसमें चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो दंड समान के आकार पाया जाता है? तो वो हो जाएगा परिनालिका। परिनालिका में एक क्या होता है, बेलनाकार कुंडली होती है जिससे धारा प्रवाहित करने पर वह चुंबक की तरह कार्य करती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो इसके अंदर में क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र में एक समांतर और एक समान होती है जिसे हम लोग क्षेत्रीय रेखा बोलते हैं। विद्युत चुंबकीय की बात करें तो विद्युत चुंबकीय जो परिनालिका के जो भीतर में नरम लोहे का एक छड़ रखकर इसे शक्तिशाली बनाया जाता है। चुंबक की क्षेत्र की तीव्रता है ना, अगर चुंबक की क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक की बात करें तो जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक टेस्ला होता है ना। और जो चुंबकीय क्षेत्र को क्या चीज से दिखाते हैं, तो फ्लामिंगो का जो दायां हाथ का जो नियम है ये क्या चीज से बताता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा अस्थायी ऊतक की विशेषता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, इसे ऑप्शन से ही छाँटना पड़ेगा। कोशिका विभाजन, क्या बोल रहा है कि विशेषता कोशिका विभाजन, अस्थायी ऊतक की विशेषता नहीं है। अकार्बनिक समावेशी अनुपस्थिति, तो ये भी विशेषता नहीं है। क्या, अंतर कोशिकीय स्थान उपस्थित, हाँ तो उसके अंदर में जो है क्या होता है, अंतर कोशिकीय स्थान उपस्थित होती है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा आंसर। अब देखिए क्या होता है ना कि जो अस्थायी ऊतक होते हैं, ये जो अस्थायी ऊतक, इनमें कोशिका विभाजन की क्षमता समाप्त हो चुकी होती है। अब यहाँ पे देखिए एक होता है मुद्रितक मुद्रितक कोशिका, तो इसमें क्या होता है कि इन कोशिकाओं के बीच में काफी जगह होती है। जो कोशिकाओं के बीच में काफी जगह होती है उसे हम लोग मुद्रितक कोशिका कहते हैं। और एक कोशिका होती है जिसे हम लोग द्रोदक द्योतक कोशिका कहते हैं। इसमें क्या होता है कि यह कोशिका से बना होता है और ये पौधे में मजबूती प्रदान करता है। जाइलम और फ्लोएम, आपने सुना होगा जाइलम से क्या होता है, पौधे में जो जल और खनिज का जो प्रवहन है वो जाइलम के द्वारा होता है। और जो फ्लोएम है जहाँ पे उत्पाद बनता है, उत्पाद बनने के बाद जो भोजन को हर एक पार्ट में पहुंचाने का काम है वो फ्लोएम करता है। ठीक है, तो जाइलम और जो फ्लोएम है ये क्या है, एक जटिल अस्थायी ऊतक है। अब रसधानी की बात करें, रसधानी जो ऊतक है, ये रसधानी भी क्या है, एक अस्थायी ऊतक की कोशिकाओं में अक्सर बड़ी रसधानी मौजूद होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 डॉट 10H2 है ना। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी सोडियम कार्बोनेट। अब देखिए क्या होता है ना कि सोडियम कार्बोनेट, इसे हम लोग क्या करते हैं, इसका जो काम है ये क्या करता है, इसका उपयोग पानी में जो अस्थायी कठोरता होता है उसको दूर करने के लिए किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए एक होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, ये सोडियम, और एक बेकिंग सोडा होता है, खाने वाला सोडा, जिसको हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, NaCO3। अब यहाँ पे देखिए NaHCO3 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी, लेकिन इसके साथ क्या है, ये जल भी है। किसके साथ, सोडियम कार्बोनेट के साथ, सोडियम सोडियम कार्बोनेट और प्लस इसके साथ 10H2O, तब ये क्या बन जाता है, सोडियम कार्बोनेट। लेकिन इसमें पानी नहीं मिलाते हैं, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, जिसे हम लोग बोलते हैं खाने का सोडा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? तो आधुनिक आवर्त सारणी की बात करें तो वो परमाणु
परमाणु क्रमांक परमाणु नंबर पर आधारित है। जो ये जो आधुनिक आवर्त सारणी है, ये मोजले मोजले के द्वारा बनाया गया था 1913 ईस्वी में, और अभी तक ये ही चल रहा है, ठीक है। और बात करें तो ये परमाणु भार पर, तो जो मेंडलीव मेंडलीव है, मेंडलीव ने क्या किया था, इसे परमाणु भार पर आधुनिक आवर्त सारणी को सजाया था। अब यहाँ पे अगर बात करें तो इसकी जो संरचना की बात करें, तो आवर्त सारणी में टोटल 18 समूह होते हैं और 7 आवर्त होते हैं आवर्त होते हैं। अगर बात करें यहाँ पे आवर्त सारणी में, बायां से अगर बायां से धातु है, बाएं और धातु है और दाएं और क्या है, अधातु है। बाएं और अगर इधर देखें तो इधर क्या है, धातु, और दाएं और क्या रखा गया है, अधातु को रखा गया। और सबसे जो लास्ट में है, जिसे हम लोग 18वां ग्रुप बोलते हैं, इसमें निष्क्रिय गैस को रखा गया है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें तो ग्रंथि जो यकृत है, ये सबसे बड़ा ग्रंथि है, ठीक है। तो यह शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग होता है। और यकृत से क्या होता है ना, कि बाइल जूस, जिसे हम लोग बोलते हैं कि पीत रस का निर्माण होता है। पीत रस यकृत में निर्माण होता है, लेकिन यकृत में यहाँ पे स्टोर नहीं होता है, स्टोर ये अलग जगह पे होते हैं, इसके बगल में, जिसको हम लोग बोलते हैं पिताशय पिताशय बोलते हैं। और ये जो पिताशय जो बाइल जूस है, इसका काम क्या है, तो इसका काम क्या है, जो अम्लीय भोजन आता है, ये बाइल जूस उसमें मिल करके उसे क्षारीय बनाता है। और यकृत में है, वो इसमें ये यकृत जो है वो विटामिन ए को संचित करके रखता है। और पीयूष ग्रंथि की बात करें तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये बाकी जो और ग्रंथि है उसको नियंत्रण करता है। ये थायराइड है। आयोडीन की कमी से क्या होता है, घेंघा रोग। प्रभावित अंग कौन है, तो थायराइड है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। किसी चालक की प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है? तो किसी चालक की जो प्रतिरोधकता है, लंबाई पे निर्भर करती है। किस पे निर्भर नहीं करती है, वो पूछा गया है। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, इस पे भी निर्भर करती है। पदार्थ की प्रकृति पे भी निर्भर करती है। तो विद्युत धारा की मात्रा, तो विद्युत धारा की मात्रा पे निर्भर नहीं करती है। क्योंकि बात अगर यहाँ पे करें, तो जो प्रतिरोध होता है, वो लेंथ का समानुपाती होता है। लंबाई अगर बढ़ेंगे तो प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ये आज का आखिरी सवाल था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और बने रहे हमारे चैनल पे। आपको हर दिन यहाँ से आने वाले जो भी एग्ज़ाम है, आपको साइंस इतना बढ़िया हो जाएगा कि कोई भी एग्ज़ाम में आप साइंस का क्वेश्चन छोड़ने वाले नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।